हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। आई हैव टेकन द एंटायर कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। सारा डिस्कशन फोकस्ड रहेगा टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस, एडवांस्ड नीट एंड सिमिलर एंट्रेंस एग्जाम्स। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज अबाउट एंजाइम्स. एंजाइम्स आर डिफाइंड एज प्रोटीन्स. एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स ही होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, इन प्रोटीन्स को एंजाइम्स कहा जाएगा. एंड दीज एंजाइम्स दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट्स फॉर वेरी 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 स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शंस. अगर एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटलाइज करेगा तो वो एंजाइम किसी और बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करे, ये ऑलमोस्ट अनलाइकली रहता है. So for a specific biological reaction, you require a specific enzyme only. So enzymes का definition, we just discussed it here. Enzymes chemically are proteins only. These are proteins which are made, which are synthesized by living organisms, and these enzymes will act as catalysts for very 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 specific biological reactions. हमने बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कस किया था. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स of alpha amino acids. बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर वीडियो अगर देखना है तो बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी काफी सारे लेक्चर का वीडियोस मिल जाएगा. एडिशनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स, फिजिक्स थियरी लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के काफी सारे लेक्चर्स, इन सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बढ़ते हैं आगे विद द मेन टॉपिक. एंजाइम कैटालिसिस होगा कैसे? एंजाइम कैटालिसिस में एंजाइम का काम रहता है टू होल्ड द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब जो भी रिएक्टेंट है जिसका रिएक्शन हमें करवाना है, उस रिएक्टेंट को मतलब उस सबस्ट्रेट को एंजाइम को होल्ड करना पड़ेगा. एंजाइम विल होल्ड द सबस्ट्रेट, and holding the substrate will happen with interactions like hydrogen bonding, dipole-dipole interaction and van der Waals forces. एंजाइम के ऊपर कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइट्स रहते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स रहते हैं जो सबस्ट्रेट को होल्ड करेंगे. द सबस्ट्रेट विल बी हेल्ड बाय द एंजाइम with the help of interactions such as hydrogen bonding, dipole-dipole interaction and van der Waals forces. After holding the substrate, enzyme has to provide the necessary functional groups that will attack the substrate and carry out whatever is the desired reaction. ये मैकेनिज्म रहेगा एंजाइम कैटालिसिस का. जो एक्टिव साइट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन फॉल्स सिक? अगर एक पर्सन सिक हुआ मतलब उसके बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन हो चुका है जो अनवांटेड था. अगर एक अनवांटेड रिएक्शन हुआ व्हेन अ सबस्ट्रेट comes on the active site of the enzyme and a reaction happens, let us say this is an unwanted reaction. इस unwanted reaction को हमें रोकना है तो हमें मेडिसिन्स लेने पड़ेंगे. मेडिसिन्स मतलब ड्रग्स. तो ये मेडिसिन्स अनवांटेड रिएक्शन को रोकेंगे कैसे, ये डिस्कस करेंगे इन द सेक्शन ऑफ ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन. द ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन इट हैपेंस इन टू डिफरेंट वेज. इसका फर्स्ट वे, द ड्रग्स विल compete with the natural substrate for their attachment on the active site of the enzymes. Such drugs are called competitive inhibitors. ये substrate आके active site पर बैठ रहा था, इसलिए एक unwanted reaction catalyze हो रहा था. जो drug molecule रहेगा, ये drug molecule substrate के आने से पहले ही active site पर आ जाएगा. अगर drug molecule active site पर आ गया तो substrate active site पर आ नहीं पाएगा. जो unwanted reaction हो रहा था अभी वो reaction हो नहीं पाएगा, and the person was falling sick because of a certain reaction, वो reaction होगा नहीं तो person will feel better. तो ये तुम्हारे competitive drugs या competitive inhibitors, इनका mechanism क्या था? These are drugs that will compete with the natural substrate for the attachment on the active site of the enzymes. तो ये एक mechanism हो गया of drug enzyme interaction. ये mechanism help करेगा to stop an unwanted reaction. The second way by which a drug can act is, if you see the diagram, अगर ये एंजाइम था और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, there is another site on the enzyme, it is called the allosteric site. जो ड्रग हम कंज्यूम करेंगे मतलब जो इनहिबिटर रहेगा, इनहिबिटर मतलब ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, जो इनहिबिटर हमने कंज्यूम किया, ये इनहिबिटर आके एलोस्टेरिक साइट पर आके अटैच हो जाएगा.
एलोस्टेरिक साइट पर आके जब इनहिबिटर अटैच होता है तभी एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट केमिकली अभी भी वही है जो पहले था, लेकिन एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा जब भी इनहिबिटर आके एलोस्टेरिक साइट को अटैच हो जाएगा। इस वजह से अगर शेप चेंज हो गया, एक्टिव साइट का शेप अगर चेंज हो गया, तो सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट पर बैठने वाला था, शेप चेंज होने की वजह से सबस्ट्रेट अभी एक्टिव साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर एक्टिव साइट आइडेंटिफाई नहीं होगा तो सबस्ट्रेट अभी यहां पर आकर बैठ नहीं पाएगा। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम को अटैच नहीं हो पाएगा तो जो अनवांटेड रिएक्शन था अभी वो हो नहीं पाएगा। तो ये भी एक और तरीका रहेगा फॉर स्टॉपिंग अ सर्टेन अनवांटेड रिएक्शन इन द बॉडी। यहां पर भी पैराग्राफ में जो लिखा है वो पढ़ लो। सम ड्रग्स दे डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। ये ड्रग्स जो हमने डिस्कस की है ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हुए लाइक इन द प्रीवियस केस। दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑन द एंजाइम एंड दैट साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ड्रग्स अगर एलोस्टेरिक साइट पर आकर बॉन्ड हो गए तो मैंने कहा एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा, यही चीज आगे लिखी है। दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट changes the shape of the active site in such a way that the substrate cannot recognize it। जो substrate active site पर आकर एक unwanted reaction catalyze कर रहा था या एक unwanted reaction करवा रहा था, वो substrate अभी active site को identify ही नहीं कर पाएगा because active site का shape change हो गया जब inhibitor ने allosteric site के साथ bonding किया। तो substrate इसको identify नहीं कर पाएगा, unwanted reaction हो नहीं पाएगा। So substrate cannot recognize the active site because the shape of the active site has changed। If the bond formed between an enzyme and an inhibitor is a strong covalent bond, ये inhibitor अगर allosteric site के साथ एक strong covalent bond form करेगा तो ये bond easily broken नहीं है। You cannot break the bond easily। The enzyme is blocked permanently। The bond is not easily broken if it is a covalent bond and जो एंजाइम है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके के एंजाइम्स बॉडी या तो डिग्रेड कर देगा या तो एक्सक्रीट कर देगा, और जो भी एंजाइम है बॉडी उसको फ्रेश प्रिपेयर करेगा। सो द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये बॉडी इस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करेगा या तो एक्सक्रीट कर देगा एंड सिंथेसिस ऑफ द न्यू एंजाइम इज गोइंग टू हैपन। तो ये तुम्हारा दूसरा मेथड ऑफ ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन। एंड इस तरीके के मेथड्स के हेल्प से ड्रग्स एक अनवांटेड रिएक्शन को कैटलाइज होने से रोकेंगे। बढ़ो आगे। देयर इज वन मोर मैकेनिज्म यू नीड टू स्टडी, दैट इज रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। पहले तो रिसेप्टर क्या होता है ये समझो। इन द डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज एन एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये जो आउटर पार्ट है दैट इज द सेल वॉल, एंड सेल वॉल का मैग्निफाइड डायग्राम यहां पर है। नाउ दिस एंटायर पार्ट इज द सेल वॉल। This is the cell wall, means the outer boundary of the cell। Cell walls में कुछ proteins present रहते हैं। These are proteins। ये blue part जो है that is the protein that is present in the cell wall। प्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट सेल वॉल के बाहर आएगा। प्रोटीन का जो पार्ट सेल वॉल के बाहर आया that is called binding site of the receptor। These proteins they are called receptors। रिसेप्टर के सेल के बाहर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, एंड द अदर पार्ट ऑफ द रिसेप्टर, द अदर पार्ट ऑफ दैट प्रोटीन इज गोइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सेल। इस तरीके का कुछ सेटअप रहता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल वॉल्स का सेटअप कुछ ऐसा रहता है। सो ये पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लो। दे हैव रिटन एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड। Receptors are proteins that are crucial to the body's communication process। बॉडी में कुछ processes होते हैं, certain communication processes। रिसेप्टर प्रोटीन्स का इसमें बहुत क्रूशियल रोल रहता है। इस रोल के बारे में भी बात करेंगे, बट पढ़ लो आगे क्या है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन्स। दिस इज व्हाट वी डिस्कस। जो सेल मेम्ब्रेन है मतलब जो सेल वॉल है, सेल वॉल में ये रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे सच दैट मैंने कहा एक पार्ट उसका सेल के बाहर आएगा और एक पार्ट इंटीरियर ऑफ द सेल में जाएगा। सेल के बाहर जो पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर। यही चीज इन्होंने आगे लिखी है। रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन्स इन सच अ वे दैट दे आर स्मॉल पार्ट पोजेसिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द surface of the membrane and opens on the outside region of the cell membrane। In short, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स का एक छोटा सा पार्ट, they are calling it the active site, we are calling it the binding site, एक ही बात है।
the active site or the binding site of the cell receptors is going to open out outside of the cell membrane, and a part of that receptor protein is going to go in the interior of the cell membrane. अब ये receptor बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेसेस के लिए कैसे काम आएगा उसका प्रोसीजर देखो. द डायग्राम इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. ये पूरा पार्ट भी हम पढ़ लेंगे, बट एक बार ये फिगर को समझने का ट्राई करो. दिस इज वंस अगेन द सेल वॉल. सेल वॉल में ये तुम्हारा रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन का ये बाहर का पार्ट कॉल्ड द बाइंडिंग साइट और द एक्टिव साइट, एंड दिस पार्ट गोज इन द इंटीरियर ऑफ द सेल. केमिकल मैसेंजर करके एक प्रोटीन रहता है. अ प्रोटीन कॉल्ड केमिकल मैसेंजर विल कम एंड हिट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन. रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट को एक एक्सटर्नल केमिकल, समथिंग कॉल्ड केमिकल मैसेंजर आकर रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट को हिट करेगा. व्हेन केमिकल मैसेंजर हिट्स द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, अ मैसेज इज पास्ड टू द सेल. ये मैसेज क्या रहेगा? सेल को एक मैसेज जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कैरी आउट करना है, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन तुम्हें करना है. Cell gets the message that a certain activity needs to be done. The cell will perform that activity and a certain biological process will get carried out. ये बाइंडिंग साइट को हिट करने के बाद केमिकल मैसेंजर यूटर्न लेकर it will go back to its own path. It will go back somewhere, but it will not enter the interior of the cell. तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है by which processes in the body will work. Once again, ये तुम्हारा सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में क्या था? सेल मेम्ब्रेन में तुम्हारे पास थे रिसेप्टर प्रोटीन्स. रिसेप्टर प्रोटीन्स का सेल वॉल के बाहर जो पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग साइट और द एक्टिव साइट. रिसेप्टर प्रोटीन का एक पार्ट जाएगा सेल के अंदर, बाइंडिंग साइट पर आकर केमिकल मैसेंजर आके अटैच होगा. केमिकल मैसेंजर बाइंडिंग साइट पर अटैच होगा तभी सेल के इंटीरियर में एक मैसेज पास ऑन होगा टू कैरी आउट अ सर्टेन एक्टिविटी. बाइंडिंग साइट को अटैच होने के बाद या बाइंडिंग साइट को हिट होने के बाद केमिकल मैसेंजर विल टेक अ यू टर्न एंड इट विल गो समवेयर एल्स, बट इट विल नॉट एंटर द इंटीरियर ऑफ द सेल. ये मैसेज पास ऑन करके जो एक्टिविटी कैरी आउट हुआ वही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय दिस काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म. पढ़ लो यहां पर क्या लिखा है. इन द बॉडी messages between two neurons and that between neurons to muscles is communicated through certain chemicals. ये chemicals मतलब chemical messenger के बारे में बात हो रही है. These chemicals known as chemical messengers are received at the binding sites of the receptor proteins. Exactly what we discussed. These chemicals, they are called chemical messengers. Chemical messengers are going to get received at the binding site of the receptor proteins. Once again, receptor proteins कहां पर थे? They were there in the cell wall, in the cell membrane of the animal cells. And yes, बढ़ो आगे. So yeah, chemical messengers are received at the binding sites of the receptor proteins. पढ़ो आगे. To accommodate a messenger, shape of the receptor site changes. ये chemical messenger जब accept होगा तब रिसेप्टर साइट का शेप चेंज होगा, लेकिन वो शेप चेंज थ्रू आउट द मॉलिक्यूल देखा जाएगा, एंड दैट शेप चेंज इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेज गेटिंग कम्युनिकेटेड. पढ़ो आगे. दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल. दस केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल. ये पूरा मैकेनिज्म ध्यान में रखना. इस मैकेनिज्म के रेफरेंस में आगे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा इन दिस वेरी वीडियो. So yeah, I hope you are clear with this entire mechanism of how a message reaches the interior of the cell and biological processes are carried out inside the cells. पढ़ो आगे. दो definition, antagonists and agonists. अब काफी बार एक unwanted मैसेज सेल के अंदर चला जाएगा. अगर एक unwanted मैसेज सेल के अंदर गया तो unwanted reactions carry out होंगे and then the person will feel sick. अगर अनवांटेड रिएक्शंस को हमें रोकना है तो क्या लॉजिक रहेगा जिससे अनवांटेड रिएक्शंस हम रोक सकते हैं? एक लॉजिक ये रहेगा कि जो बाइंडिंग साइट रिसेप्टर का है उस बाइंडिंग साइट को हम ब्लॉक करके रखेंगे जिससे केमिकल मैसेंजर बाइंडिंग साइट को हिट ना कर पाए. तो यही डेफिनेशन पढ़ लो यहां पर. ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट्स. मतलब मान लो सेल में
एक एक्टिविटी हो रहा है जो कि अनवांटेड है, इस एक्टिविटी को हमें रोकना है, तो हमने एक मेडिसिन कंज्यूम किया, हमने एक ड्रग कंज्यूम किया, जो कंज्यूम्ड ड्रग हमने लिया, ये कंज्यूम्ड ड्रग बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा एंड अटैचमेंट की वजह से अभी केमिकल मैसेंजर उस साइट को हिट नहीं कर पाएगा। इस तरीके के ड्रग्स जो बाइंड करेंगे रिसेप्टर के एक्टिव साइट के साथ एंड इनहिबिट करेंगे उस रिसेप्टर का नेचुरल फंक्शन, इस टाइप के ड्रग्स को कहा जाएगा एंटागोनिस्ट्स। सो ये एक डेफिनेशन तुमने पढ़ लिया। इसका यूज कहां पर आएगा वो देख लो। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज इज रिक्वायर्ड। जो मैसेज सेल को पहुंच रहा था, ये अनवांटेड एक्टिविटी कैरी आउट करवा रहा था, ये अनवांटेड एक्टिविटी, we do not want that activity happens inside the cell. So these antagonist drugs are useful when blocking of the message is required. There are other type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor, and these are called agonists. Agonists are exactly the opposite of antagonists. मैंने कहा सेल के अंदर एक अनवांटेड एक्टिविटी हो रहा था, उसे रोकना था, बट व्हाट इफ सेल के अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए बट दैट एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग। वी वांट अ सर्टेन एक्टिविटी टू हैपन इनसाइड द सेल एंड दैट एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग बिकॉज द केमिकल मैसेंजर्स रिक्वायर्ड टू ट्रिगर दैट एक्टिविटी आर नॉट अवेलेबल इन द बॉडी। तो हमें जो कंज्यूम करना पड़ेगा, दीज आर ड्रग्स दैट विल मिमिक, that will copy the chemical messengers, that will play the role of chemical messengers. तो ऐसे drugs, the type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor, switching on the receptor मतलब रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट को अटैच हो जाएंगे। ऐसे ड्रग्स जो केमिकल मैसेंजर को मिमिक करेंगे, जो केमिकल मैसेंजर का रोल खुद प्ले करेंगे, ऐसे ड्रग्स को कहा जाएगा एगोनिस्ट्स। ये ड्रग्स तब काम आएंगे जब एक यूजफुल एक्टिविटी सेल में होना चाहिए था बट हो नहीं पा रहा है बिकॉज द ओरिजिनल केमिकल मैसेंजर इज एब्सेंट। तो ओरिजिनल केमिकल मैसेंजर अगर एब्सेंट है तो हमें सिमिलर केमिकल्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो जो केमिकल्स हमने कंज्यूम किए विद इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, द मेडिसिन दैट वी आर कंज्यूमिंग दैट आर मिमिकिंग द नेचुरल मैसेंजर्स by switching on the receptor, by attaching with the binding site of the receptor, these type of drugs, they are called agonists. These are useful when there is lack of the natural chemical messenger. तो ये दो definitions हमने और पढ़े, antagonists and agonists. Antagonist क्या था टेक्स्ट बुक के वर्ड्स में एक बार देख लो वापस। drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural function, they are called agonists, and these are useful when blocking of message is required. Further, what are agonists? The drugs that mimic natural messenger by switching on the receptor, they are called agonists. They are useful when there is lack of natural chemical messenger. So this was an entire discussion about enzymes and how the cell activities actually work. The next part of the chapter is based on discussing various types of medicines. The first type of medicine we are discussing is antacid. Antacid मतलब स्टमक में काफी बार एसिडिटी बढ़ जाता है। अगर स्टमक में ज्यादा एसिड जनरेट हो गया तो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, दे बिकम एसिडिक एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी। एसिडिटी को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो जो हम कंज्यूम करेंगे उन मेडिसिन को कहा जाएगा एंटासिड्स। एंटासिड्स के कुछ बेसिक, कुछ वेरी कॉमन एग्जांपल्स, they are sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate is NaHCO3. अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपको ये नॉलेज रहेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट मतलब इसका नेचर बेसिक रहेगा, इसका नेचर अल्कलाइन रहेगा। ये स्टमक में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा बिकॉज एसिड विल रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म अ सॉल्ट। तो जो भी तुम्हारा एसिडिटी था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा व्हेन यू कंज्यूम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। So sodium hydrogen carbonate is a common example of an antacid. Another common example is a mixture of aluminium hydroxide and magnesium hydroxide. So these are examples of some commonly used antacids. ये सब alkaline रहेंगे and because they are alkaline they will react with the acid in the stomach. They will neutralize the acid and that is how they behave as antacids.
अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंज्यूम करोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले तो तुमने कंज्यूम किया, उसने एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन अगर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ज्यादा कंज्यूम करोगे तो स्टमक अभी अल्कलाइन हो जाएगा। पहले एसिडिक था, अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तो स्टमक अल्कलाइन हो जाएगा, एंड स्टमक अल्कलाइन हो गया तो ये ट्रिगर करेगा और भी ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ एसिड। एक पर्टिकुलर कंडीशन में NaHCO3 हमें कितना कंज्यूम करना है, इसका क्वांटिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। सो एज अ सोल्यूशन द अदर मिक्सचर कैन बी वेरी यूजफुल। ऐसा इसलिए बिकॉज AlOH थ्राइस एंड MgOH ट्वाइस दे आर बोथ इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब मान लो हमने एक्सेस ऑफ AlOH थ्राइस एंड MgOH ट्वाइस कंज्यूम कर लिया, तो जितना भी एसिडिटी होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जो भी लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वैसे भी पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो स्टमक का जो भी मीडियम रहेगा ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, एंड बिकॉज दिस डज नॉट गेट डिसॉल्व, ये MgOH ट्वाइस का डिसोसिएशन भी पॉसिबल नहीं रहेगा। इट विल नॉट डिसोसिएट टू गिव OH माइनस। मतलब न्यूट्रल मीडियम आने के बाद जो भी एक्सेस एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, इट विल रिमेन इन द अनडिसोसिएटेड फॉर्म। सो न्यूट्रलिटी के बियॉन्ड और कोई तुम्हारा अल्कलाइन नेचर बढ़ेगा नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। So because of that, this becomes a better alternative to sodium hydrogen carbonate. These are insoluble in water and they do not raise the pH beyond neutrality. मतलब जो भी एसिडिटी रहेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट न्यूट्रलाइज होने के बाद जो भी एक्सेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में डिसॉल्व होगा नहीं, मतलब स्टमक का मीडियम जो है उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो डिसोसिएट नहीं होगा, एंड इट विल इंश्योर दैट द पीएच इज नॉट गेटिंग रेज्ड बियॉन्ड न्यूट्रलिटी। ये जो भी हमने मेडिसिन पढ़ी है, जो भी हमने एंटासिड्स पढ़े, दे आर कंट्रोलिंग ओनली द सिम्टम्स, नॉट द कॉज। जो एक्सेस एसिड बन रहा था, इन एंटासिड्स ने उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर लिया, बट ये एक्सेस एसिड क्यों बन रहा था, वो कॉज अटेंड नहीं हो रहा था बाय दीज एंटासिड्स, विच इज व्हाई आई सेड दीज एंटासिड्स आर कंट्रोलिंग ओनली द सिम्टम्स। जो एक्सेस एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बट दे आर नॉट अटेंडिंग और नॉट क्योरिंग द कॉज बिकॉज ऑफ विच द एक्सेस एसिड वाज बीइंग जनरेटेड। अब ये एक्सेस एसिड क्यों बनता है स्टमक में? देयर इज अ केमिकल मैसेंजर इन द स्टमक कॉल्ड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन करके स्टमक में एक केमिकल मैसेंजर होता है। ये हिस्टामाइन स्टमक के सेल वॉल्स में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें जाके हिट करता है। When histamine hits the receptors in the stomach cell walls, the cells in the stomach get a message that they have to secrete, they have to make more acid. So histamine stimulates the secretion, stimulates मतलब it makes happen the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. ये मेन रीजन है कि स्टमक में एसिडिटी होता क्यों है। सो स्टमक में एक केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट रहता है कॉल्ड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का एबिलिटी रहता है टू हिट द रिसेप्टर्स इन द स्टमक सेल वॉल्स। हिस्टामाइन जब रिसेप्टर्स को हिट करेगा इन द स्टमक सेल वॉल्स, तो स्टमक सेल्स को एक मैसेज पहुंचेगा कि इन्हें और ज्यादा एसिड बनाना है। सो हिस्टामाइन स्टिम्युलेट्स मींस इट मेक्स हैपन द सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब जनरेशन। हिस्टामाइन मेक्स हैपन द जनरेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। इस वजह से स्टमक का एसिडिटी बढ़ जाता है। अब लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि ये एसिडिटी हम कंट्रोल कैसे कर सकेंगे। हिस्टामाइन जो स्टमक सेल वॉल के रिसेप्टर्स को हिट कर रहा था, अगर स्टमक सेल वॉल के रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर दे तो हिस्टामाइन इसको हिट नहीं कर पाएगा, और ये जो एक्सेस एसिड बन रहा था ये एक्सेस एसिड नहीं बनेगा। तो हमें ऐसे केमिकल्स लगेंगे, ऐसे मेडिसिन लगेंगे, ऐसे ड्रग्स लगेंगे जो स्टमक सेल वॉल्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे और हिस्टामाइन का इंटरैक्शन स्टमक सेल वॉल के रिसेप्टर्स के साथ रोकेंगे। इन ड्रग्स के एग्जांपल्स है सिमेटिडीन। सिमेटिडीन का दूसरा नाम टेगामेट है, आपको यह नाम याद रखना है। सिमेटिडीन और टेगामेट इज अ ड्रग, इट प्रिवेंट्स द इंटरैक्शन ऑफ हिस्टामाइन with the receptors in the stomach cell walls. So this becomes a very good example of antacid. Antacid का एक कॉमन एग्जांपल सिमेटिडीन है, दैट इज टेगामेट। टेगामेट वर्क कैसे करेगा? इट विल प्रिवेंट द इंटरैक्शन ऑफ हिस्टामिन विद रिसेप्टर्स इन द स्टमक सेल वॉल्स। हिस्टामिन स्टमक सेल वॉल में जो रिसेप्टर्स थे उनको हिट कर रहा था एंड मैसेज पहुंचा रहा था कि और ज्यादा पेप्सिन
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करो, इस वजह से स्टमक का एसिडिटी बढ़ रहा था। लेकिन सिमेटिडीन, टेगामेट, ये वाला जो ड्रग है, ये दोनों एक ही नाम है, सिमेटिडीन एंड द अदर नेम फॉर दैट ड्रग इज टेगामेट। ये सिमेटिडीन या टेगामेट काम कैसे करेगा, ये हिस्टामाइन का इंटरैक्शन रोकेगा विद रिसेप्टर्स इन द स्टमक सेल वॉल्स। इससे स्टमक सेल्स को वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, वो मैसेज मतलब कौन सा मैसेज, पेप्सिन HCl बनाने का मैसेज नहीं पहुंचेगा। एंड बिकॉज द मैसेज डज नॉट रीच, स्टमक विल नॉट जनरेट एनी मोर एसिड एंड द एसिडिटी दैट वाज देयर इन द स्टमक इज नाउ कंट्रोल्ड। सिमेटिडीन टेगामेट के बाद एक और एंटासिड डिस्कवर हुआ था या इन्वेंट हुआ था, जो भी कहो। द अदर एग्जांपल ऑफ एंटासिड इज रैनिटिडीन, एंड रैनिटिडीन का दूसरा नाम है ज़ैंटैक। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंटासिड। पहले इन्वेंट हुआ था सिमेटिडीन एंड बाद में इन्वेंट हुआ था रैनिटिडीन। सो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स। एंड ये दोनों ड्रग्स काम कैसे करेंगे, दे विल प्रिवेंट द इंटरैक्शन ऑफ हिस्टामिन with the receptors in the stomach cell walls, thereby reducing the secretion of pepsin and HCl in the stomach, thereby curing the acidity which was the main problem. हिस्टामाइन के बारे में हमने जो पढ़ा, हिस्टामाइन हमने कहा इट इज अ केमिकल मैसेंजर, लेकिन ये सिर्फ स्टमक के सेल वॉल के रिसेप्टर्स को हिट नहीं करता, इट हिट्स अ वाइड रेंज ऑफ रिसेप्टर्स ऑल ओवर द बॉडी। सो हिस्टामाइन इट इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर, पोटेंट मतलब एफिशिएंट, एंड वैसोडिलेटर का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, वैसोडिलेटर इज समथिंग दैट रिलैक्सेस द मसल्स इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब वेन्स, वेन्स में ब्लड कैरी होता है इन द बॉडी। सो ब्लड वेसल्स के जो मसल्स रहेंगे, वैसोडिलेटर रिलैक्सेस मसल्स इन द ब्लड वेसल्स। अगर मसल्स ब्लड वेसल में रिलैक्स हो गए तो ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाएंगे। इफ द ब्लड वेसल्स गेट वाइडेंड, the blood flow in them is going to increase. So histamine is a potent vasodilator, potent मतलब efficient, and vasodilator मतलब एक ऐसा चीज जो मसल्स को ब्लड वेसल्स में रिलैक्स, जो ब्लड वेसल्स के मसल्स को रिलैक्स करेगा। Histamine is a potent vasodilator, means it is an efficient material that relaxes the muscles in the blood vessels. Because of this, the blood vessels will get widened, and because of this the blood flow in the blood vessels is going to increase. Antihistamines के दो और examples, brompheniramine also called Dimetapp and terfenadine also called Seldane. ये दोनों antihistamines they compete with histamine to bond with the active site of the receptors. ये ऐसे ही function करेंगे जैसे ये दोनों antacids function कर रहे थे, cimetidine which is Tegamet and ranitidine which is Zantac. So these are two more examples of antihistamines, brompheniramine called Dimetapp and terfenadine called Seldane. Both of them are going to compete with histamine for bonding with the active site of receptors. So both of them become examples of competitive inhibitors. These are not effective in controlling acidity. देखो ये लॉजिक भी बहुत क्लियर है। एसिडिटी अगर कंट्रोल करना था तो एसिडिटी इसलिए हो रहा था बिकॉज हिस्टामाइन वाज इंटरैक्टिंग विद द रिसेप्टर्स इन द स्टमक सेल वॉल्स। तो ये स्टमक सेल वॉल में जो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करने के लिए ये वाले ड्रग्स काम में आते हैं। बट ये वाले जो ड्रग्स है दे आर नॉट इफेक्टिव ऑन द स्टमक सेल वॉल रिसेप्टर्स, ये इफेक्टिव रहेंगे किसी और सेट ऑफ रिसेप्टर्स के ऊपर, इसलिए ये एंटीहिस्टामाइंस है। But these antihistamines, they are not effective in controlling the acidity, because what matters is not histamine. What matters in the drugs is that which receptors they are going to block. तो receptors अलग अलग है acidity के लिए और ये medicines जिस disease को cure करेंगे उसके लिए, इसलिए ये medicines काम नहीं आएंगे for controlling the acidity. Acidity control करना है तो ये वाले antacids का काम आएगा। And these are just some examples of antihistamines that will block histamine from interacting with some other sort of receptors. Antihistamines के ये वाले examples याद रखना, brompheniramine also called Dimetapp and terfenadine also called Seldane. बढ़ते आगे with the next type of medicine called tranquilizers. Tranquilizers act on the nervous system. These are neurologically active drugs. They affect the message transfer from nerves to receptors. So tranquilizers are a class of medicines that are going to act on the nervous system of the body. They are used for treating stress. स्ट्रेस का अगर क्योर करना रहेगा, स्ट्रेस को अगर ट्रीट करना रहेगा तो ट्रैंक्विलाइजर्स को यूज करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स आर आल्सो यूज्ड
for treating severe and mild forms of mental diseases. These form an essential component of sleeping pills. इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लो. बिफोर यू सी द एग्जांपल्स, ये एक कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो. देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. Neurotransmitter is again a chemical messenger only. So a chemical messenger, a neurotransmitter called noradrenaline. Noradrenaline is a neurotransmitter, a chemical messenger that plays an important role in mood changes. अगर नॉरएड्रेनालाइन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, इफ नॉरएड्रेनालाइन is present in lesser quantity in the human body, then it causes the person to undergo depression. डिप्रेशन इसलिए आता है, डिप्रेशन का एक रीजन ये होता है कि नॉरएड्रेनालाइन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम है. सो नॉरएड्रेनालाइन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, देन द पर्सन विल सफर फ्रॉम डिप्रेशन. इसे क्योर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, they will inhibit the enzymes that degrade noradrenaline. मैकेनिज्म समझने का ट्राई करो. नॉरएड्रेनालाइन अगर कम हो जाएगा तो पर्सन डिप्रेशन से सफर करेगा. ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो नॉरएड्रेनालाइन को डिग्रेड करते हैं. जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एक पर्सन कंज्यूम करेगा तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स उन एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा जो नॉरएड्रेनालाइन को कम कर रहे थे. नॉरएड्रेनालाइन का लेवल है वो ओवर टाइम वापस पर्सन में रिस्टोर हो जाएगा. एंड व्हेन नॉरएड्रेनालाइन लेवल्स आर रिस्टोर्ड, द पर्सन's मूड विल बिकम बेटर अगेन. नॉरएड्रेनालाइन इज आल्सो कॉल्ड नॉरएपिनेफ्राइन. एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स आर इप्रोनियाजिड एंड फिनाल्जाइन. सो ये पूरा एक सेटअप है, इसको समझ के रखना. एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के एग्जांपल्स याद रखना. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के एग्जांपल्स are ipronazid and phenelzyme. The neurotransmitter we spoke about, neurotransmitter is a chemical messenger only. Neurotransmitter मतलब a form of chemical messenger. Chemical messenger का नाम noradrenaline है, and noradrenaline is also called norepinephrine. So yes, remember this entire discussion and बढ़ते हैं आगे. Now here are some more examples of tranquilizers. Chlor diazepoxide and meprobamate. These are mild tranquilizers. These are just some examples of tranquilizers we are reading. ये सारे examples याद रखने हैं. So yeah, mild tranquilizers के कुछ examples: chlor diazepoxide and meprobamate. Equanil is also a tranquilizer. It controls depression and hypertension. Barbituric acid करके एक chemical होता है. Barbituric acid के modifications मतलब barbituric acid के derivatives, they are called barbiturates. बार्बिट्यूरेट्स के 5 एग्जांपल्स: वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनिल. ये सारे के सारे एग्जांपल्स याद रखना. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बार्बिट्यूरेट्स. Barbiturates means they are derivatives of barbituric acid. Some more examples of tranquilizers are Valium and serotonin. So in this slide, all we have studied are just some names for tranquilizers. ये सारे नाम as it is याद रखना. And बढ़ते आगे. The next type of medicine is called analgesics. Analgesics का definition है, analgesics they will abolish or reduce pain. अगर काफी पेन रहेगा तो इस पेन को रिड्यूस करने के लिए या पेन को एलिमिनेट करने के लिए एनाल्जेसिक्स का यूज होगा. द एनाल्जेसिक्स दे विल अबॉलिश और रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बिना ये पेन अबॉलिश करना है. मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस or some other disturbances of the nervous system. Even analgesics are going to act on the nervous system only. These are expected to not create any major disturbances like loss of consciousness or impairment of consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis, or such similar disturbances of the nervous system. But all medicines do have their side effects. ये तुम्हारा NCERT का definition है, इसे definition की तरह पढ़ो. And yeah, keep in mind that any of the medicines that I am discussing should not be taken without the consultation of doctors. So yeah, analgesics, they abolish or reduce pain without causing impairment of consciousness, means loss of consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis, or any such disturbance of the nervous system. Analgesics दो types के रहेंगे: non-narcotic analgesics and narcotic analgesics. Non-narcotic analgesics के दो examples: aspirin and paracetamol.
एस्पिरिन का काम रहता है दैट एस्पिरिन का एक प्रॉपर्टी रहता है दैट इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. Prostaglandins are again chemical messengers only. These chemical messengers, they cause inflammation in the tissues. Inflammation in the tissues means the person will experience pain. Prostaglandins के synthesis को अगर inhibit करना है तो aspirin काम आएगा. So aspirin inhibits the synthesis of prostaglandins. Prostaglandins are responsible. They cause inflammation in the tissues. सो इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यूज को अगर कम करना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम करना होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को कम करने के लिए एस्पिरिन काम आएगा. बढ़ो आगे. एस्पिरिन ऑल्सो हैज एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग फीवर. सो फीवर के टाइम पे भी एस्पिरिन कंज्यूम कर सकते हैं. एस्पिरिन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स प्लेटलेट कोएगुलेशन इन द ब्लड. अगर ब्लड में प्लेटलेट कोएगुलेशन प्रिवेंट करवाते हो, प्लेटलेट कोएगुलेशन की वजह से ब्लड थिक होता है. अगर प्लेटलेट कोएगुलेशन प्रिवेंट करवाया तो ब्लड थिन रहेगा एंड ब्लड ज्यादा इजीली फ्लो कर पाएगा. सो बिकॉज ऑफ सच एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज, एस्पिरिन के एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इट इज अ यूजफुल केमिकल, इट इज अ यूजफुल मेडिसिन इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स. सो ये थोड़ा एस्पिरिन का डिस्कशन, एंड दिस वाज मेनली द डिस्कशन अबाउट नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. याद रखना ये सब. एंड डिस्कस करो सेकंड वाला, दैट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स मतलब ये वही ड्रग्स है जिनके ओवर कंजम्पशन से इनकी आदत लग सकती है, एंड इट इज ऑल्सो इलीगल, इट शुड नॉट बी डन. सो या नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एक तो इनका ओवर कंजम्पशन अवॉइड करना ही है, बट दीज आर मेनली यूज फॉर मेडिकल पर्पजेस. मेडिकल पर्पजेस में अगर मान लो कोई पेशेंट है और पेशेंट का एक बहुत सीवियर ऑपरेशन हुआ है, तो आफ्टर द ऑपरेशन और इवन ड्यूरिंग द ऑपरेशन द पेशेंट इज गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ पेन. इस पेन को कम करने के लिए या कम एक्सपीरियंस करवाने के लिए ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज होता है. सो दीज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड टू रिलीव पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड एनी सॉर्ट ऑफ पेन. इसे रिलीव करवाने के लिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल कार्डियक पेन, पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर, इवन व्हेन अ वुमन डिलीवर्स अ बेबी. तो ये चाइल्ड बर्थ के टाइम जो वुमेन को पेन होता है उसे अबॉलिश करवाने के लिए भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज किया जाता है. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के एग्जांपल्स आर मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडीन. नाउ देयर इज अ प्लांट कॉल्ड पॉपी. पॉपी प्लांट में से ओपियम मिलता है, एंड ओपियम को केमिकली और मॉडिफाई करके वी ऑब्टेन अ कैटेगरी ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. दे आर कॉल्ड ओपिएट्स. ओपिएट्स के कॉमन एग्जांपल्स आर मॉर्फिन एंड कोडीन. So book में लिखा है morphine narcotics, but when they say morphine narcotics they mean morphine and similar compounds. So morphine and codeine are examples of opiates. Opiates are that category of compounds which are obtained from opium. Opium is obtained from the plant poppy. तो ये थोड़ा सा एक और लॉजिक है, इसको ध्यान में रखना. एंड दिस इज समथिंग अबाउट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन, दैट इज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पढ़ लो. सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड होलली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस which in low concentrations will inhibit the growth or destroy the microorganisms. Microorganisms का growth या तो inhibit करेंगे या तो इन्हें completely destroy कर देंगे by intervening in their metabolic processes. ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो गया एंटीबायोटिक्स का. एक बार पढ़ लो वापस. सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड होलली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस which when supplied to the body in low concentrations. एंटीबायोटिक्स को बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस में सप्लाई करना है. इन दीज वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस they will inhibit the growth of microorganisms or they will completely destroy the microorganisms by intervening in their metabolic processes. Antibiotics consume अपने आप मत करना. You should always consume them only and only with the consultation of a doctor. So yeah, बढ़ो आगे. Paul Ehrlich was a scientist. इस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था आर्सफिनामाइन. आर्सफिनामाइन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक. आर्सफिनामाइन इज आल्सो कॉल्ड सल्वारसिन. आर्सफिनामाइन आल्सो कॉल्ड सल्वारसिन was invented by Paul Ehrlich. This antibiotic was useful in the treatment of a disease called syphilis. Syphilis के ट्रीटमेंट में यूज
किया जाता है आर्सफिनामाइन, ऑल्सो कॉल्ड सल्वारसिन. इट वॉज इन्वेंटेड बाय पॉल एलरिच. सिफिलिस वॉज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया स्पाइरोशेट. स्पाइरोशेट करके एक बैक्टीरिया होता है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिफिलिस. Syphilis is the name of the disease. Syphilis is caused by a bacteria called spirochete. The disease syphilis is cured by the antibiotic arsphenamine, also called salvarsan. It was invented by the scientist Paul Ehrlich. The antibiotic salvarsan, it is toxic to humans, but it is even more toxic to the bacteria. This is a fact about the antibiotic arsphenamine. So ये एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा ऑफ एन एंटीबायोटिक. थोड़े और एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ो. पॉल एलरिच ऑल्सो डिस्कवर्ड एन एंटीबायोटिक कॉल्ड प्रोंटोसिल. प्रोंटोसिल ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है टू सल्फ एनिलमाइड. प्रोंटोसिल वॉज अनदर एंटीबायोटिक इन्वेंटेड बाय पॉल एलरिच ओनली. प्रोंटोसिल व्हेन कंज्यूम्ड इन द ह्यूमन बॉडी इट गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फ एनिलमाइड. इस डिस्कवरी से एक पूरा कैटेगरी ऑफ ड्रग्स डिस्कवर हुआ, दैट इज द सल्फा ड्रग्स. सल्फा ड्रग्स का डिस्कवरी या इन्वेंशन जो भी बोलो, सल्फा ड्रग्स वर क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दैट प्रोंटोसिल एन एंटीबायोटिक इज गेटिंग कन्वर्टेड इन द बॉडी टू सल्फ एनिलमाइड. बढ़ो आगे. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम आप सबने स्कूल में सुना रहेगा. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1929 ही डिस्कवर्ड पेनिसिलियम फंगस. एंड पेनिसिलियम फंगस के काफी सारे मॉडिफिकेशंस led to the development of a lot of antibiotics. Antibiotics are classified as bactericidal and bacteriostatic. Bactericidal antibiotics, they will kill the bacteria, and bacteriostatic antibiotics will inhibit the growth of bacteria. So ये दो टाइप के antibiotics है. Bactericidal antibiotics are bacteria killing antibiotics, and bacteriostatic antibiotics are the ones that will inhibit, that will stop the growth of bacteria. बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स के 3 एग्जांपल्स, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड ओफ्लॉक्सासिन. ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. वंस अगेन, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स मींस बैक्टीरिया किलिंग एंटीबायोटिक्स के 3 एग्जांपल्स, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड ओफ्लॉक्सासिन. बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स के 3 एग्जांपल्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकॉल. इन सबके स्पेलिंग्स देख के रखो और इन सब का प्रैक्टिस लिख लिख के करना. लिख के प्रैक्टिस करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा एंड ज्यादा टाइम तक चीजों को याद रख पाओगे. सो या वंस अगेन, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स आर द वंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. इसके 3 एग्जांपल्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकॉल. आगे बढ़ो. देयर इज मोर डिस्कशन अबाउट एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are classified as broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics, they will kill or inhibit the growth of a wide range of gram positive and gram negative bacteria, whereas narrow spectrum antibiotics will kill or inhibit the growth of a narrow range, a very small range of gram positive and gram negative bacteria. ये जो 2 टर्म्स है ये बहुत यूनिक टाइप के टर्म्स है. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मीनिंग कुछ ऐसा रहता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल्स काफी थिक रहेंगे. बैक्टीरिया दैट हैव वेरी थिक सेल वॉल्स आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, whereas gram negative bacteria, they have thin cell walls but they also have an outer layer after the thin cell wall. There is an outer layer around the thin cell wall for gram negative bacteria, whereas gram positive bacteria have only a cell wall but it is a thick cell wall. तो ये definition है gram positive and gram negative bacteria के. These are only types of bacteria. ऐसे antibiotics जो किल या इनहिबिट करेंगे वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को, इसे कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एंड ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बहुत कम रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करेंगे, इसे कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. यू कैन कंसिडर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक अ बॉम्ब. एक बॉम्ब जब एक्सप्लोड होगा तो खराब बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा. बट नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक
मतलब जो हमारा अनवांटेड बैक्टीरिया है, इट विल एक्ट लाइक अ स्नाइपर राइफल। स्नाइपर राइफल मतलब जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को अटैक करना है, उसी बैक्टीरिया को अटैक करेगा एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दे विल एक्ट on a wide range of bacteria, and narrow spectrum antibiotics will act on a narrow range of bacteria. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन उनके वर्ड्स में ही याद रखना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबायोटिक्स विच किल or inhibit the growth of a wide range of gram positive and gram negative bacteria। ये टर्म तुम्हें यूज करना जरूरी है, इसका मीनिंग मैंने तुम्हें यहां पर एक्सप्लेन किया। एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दे आर एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ नैरो रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टेक्स्ट बुक के वर्ड्स में भी याद रखना, इसका मीनिंग भी ध्यान में रखना और बढ़ो आगे। पेनिसिलिन जी is an example of narrow spectrum antibiotic। Penicillin G is an example of narrow spectrum antibiotic, but penicillin के ही दो modifications है, ampicillin and amoxicillin are synthetic modifications of penicillin, but these are broad spectrum antibiotics। As a fact इसको याद रखना है, बढ़ो आगे। Chloramphenicol, ofloxacin and vancomycin are three more examples of broad spectrum antibiotics। अगले वाले का स्पेलिंग पढ़ के इसको प्रोनाउंस करना, डाइसिडाजिरिन। डाइसिडाजिरिन is an antibiotic which is toxic towards certain strains of cancer cells। strains मतलब types, so yeah, keep that in mind। Disidazirin is an antibiotic which is toxic towards certain strains means types of cancer cells। ये सारा हमारा डिस्कशन था अबाउट एंटीबायोटिक्स। जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े, जितने भी टाइप्स पढ़े, जो भी डिस्कशन किया एंटीबायोटिक्स के बारे में, ये सब याद रखना। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेडिसिन। अब एंटीसेप्टिक्स, ओके दीज आर मेडिसिन, बट डिसइंफेक्टेंट्स ये मेडिसिन नहीं है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये रहता है कि एंटीसेप्टिक्स दे आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज, whereas disinfectants are applied to inanimate non-living objects like floors, walls, etc. Antiseptics, I said they are applied to living tissues. Some examples are furacin and soframycin। Dettol is an antiseptic। Dettol is a mixture of chloroxylenol and terpineol। ये सारे नाम तुम्हें याद रखने हैं। So once again, antiseptics are medicines, they are chemicals that are applied to living tissues। Examples are furacin and soframycin। These are just two examples of antiseptics। Dettol is an antiseptic, it is a mixture of chloroxylenol and terpineol। Bithionol or bithionol, they mean one and the same thing। Bithionol is an antiseptic which is added to soaps। Tincture of iodine is also an antiseptic। It is chemically a 2 to 3% solution of iodine in alcohol water mixture। Whenever nothing is mentioned, percentage always refers to percentage by mass। So 2 to 3% solution of iodine in alcohol water mixture is tincture of iodine, and tincture of iodine is also an example of an antiseptic। Antiseptic के कुछ और examples, iodoform, it is an antiseptic applied on wounds। Iodoform is CHI3। Iodoform has the property of liberating iodine। जो iodine liberate होगा, that iodine acts as an antiseptic for wounds। Iodine is helpful in oxidizing whatever impurities or whatever germs are present around the wound। तो wound के cleaning के लिए iodine helpful रहता है, because it will oxidize the germs and it will kill the germs। So iodoform liberates iodine, and iodine has antiseptic properties। So iodoform is used as an antiseptic for wounds। A dilute aqueous solution of boric acid, boric acid का dilute aqueous solution is also an example of antiseptic that is used for eyes। एंटीसेप्टिक फॉर आइस के लिए एक एग्जाम्पल, एंटीसेप्टिक ऑफ आइस, एंटीसेप्टिक यूज्ड फॉर आइस का एक एग्जाम्पल है dilute aqueous solution of boric acid। So these are some examples of antiseptics। Disinfectants के बारे में मैंने कहा, these are applied to inanimate, that is non-living objects like floor and walls।
a 0.2% solution of phenol acts as an antiseptic, but a 1% solution of phenol acts as a disinfectant. ऐसा पॉसिबल है कि एक ही मटेरियल का सोल्यूशन एंटीसेप्टिक की तरह भी एक्ट करेगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी एक्ट करेगा. सो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया. 0.2% solution of phenol can be used as an antiseptic, whereas 1% solution of phenol can be used as a disinfectant. One more example of disinfectant is a 0.2 to 0.4 ppm solution of chlorine in water. Chlorine in water is an example of disinfectant. The concentration of chlorine in water should vary from 0.2 to 0.4 ppm. ये वाला solution act करेगा as a disinfectant. Low concentrations of sulfur dioxide in water is also an example of disinfectant. तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया अबाउट एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. The next category of medicines are anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs means we are talking about birth control pills. Birth control pills, they contain estrogen and progesterone derivatives. Estrogen and progesterone, these are female sex hormones. Female sex hormones मेनली प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज. ओवरीज के अलावा भी बॉडी के और पार्ट्स में ये सिंथेसाइज होते हैं, बट मेनली दे आर सिंथेसाइज्ड इन द ओवरीज. सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स. दे आर सिंथेसाइज्ड इन द ओवरीज एंड इनके डेरिवेटिव्स दे फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स. प्रोजेस्टेरॉन, द फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, it is known to suppress ovulation. Ovulation मतलब एग के रिलीज का प्रोसेस. द एग रिलीज प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा द फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का एक एग्जांपल है नॉरएथिंड्रोन. नॉरएथिंड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव. Progesterone derivatives are more potent, means they are more effective than progesterone. Once again, progesterone का काम क्या था? Progesterone suppress करेगा ovulation को, और ovulation को suppress करने का काम जो progesterone ovulation को suppress कर रहा था, इससे ज्यादा effectively ovulation suppress किया जाएगा by the progesterone derivatives. Progesterone derivative का एक example है norethindrone. सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव कम इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एस्ट्रोजन डेरिवेटिव इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव. एस्ट्रोजन डेरिवेटिव इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, इट इज मोर इफेक्टिव देन यूजिंग ओनली द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव. इसका एक एग्जांपल इज इथाइनाइल एस्ट्राडायोल एंड इसका एक दूसरा नाम रहेगा नोवेस्ट्रॉल. So ethinyl estradiol or novestrol is an example of a birth control pill where the estrogen derivative is used in combination with the progesterone derivative. It is more effective than medicines in which only the progesterone derivatives are used. तो ये तुम्हारा पूरा discussion about anti-fertility drugs. And बढ़ते हैं आगे with the next category of compounds which are artificial sweetening agents. There are 4 artificial sweetening agents that we need to discuss. 3 of them are here and 1 of them is here. So yeah, the first one is aspartame. Aspartame is formed from aspartic acid and phenylalanine. Phenylalanine का भी हमें methyl ester बनाना होगा. So on the left you will have aspartic acid and on the right you will have phenylalanine का methyl ester. ये दोनों अल्फा अमीनो एसिड्स थे. Aspartic acid का structure, I said it is an alpha amino acid. So there is a carbon atom, a hydrogen, then there is NH2 group, and then there is carboxylic acid group. यहाँ पर एक R का पार्ट आएगा. ये R का पार्ट aspartic acid and phenylalanine के लिए दोनों के लिए अलग रहेगा. So phenylalanine भी alpha amino acid है, carbon atom, then hydrogen, then NH2 again, then carboxylic acid again. एंड यहां पर R पार्ट आएगा फॉर phenylalanine. phenylalanine के लिए जो R का पार्ट है दैट इज CH2 एंड देन अ बेंजीन रिंग. आई विल राइट इट एज PH. एंड इसका मिथाइल एस्टर चाहिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में H रिप्लेस हो जाएगा विथ CH3 एंड दिस गिव्स यू द मिथाइल एस्टर
ऑफ फिनाइल एलेनाइन। इसको कंबाइन करवाना है विथ अस्पार्टिक एसिड। ये अस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, द आर पार्ट फॉर अस्पार्टिक एसिड इज CH2COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन का जो ग्रुप है, इनका रिएक्शन होगा, H एंड OH वाटर फॉर्म करके एलिमिनेट होंगे, तो यहां पर आएगा CO और यहां पर आएगा NH। तो ये C डबल बॉन्ड O यहां का कनेक्ट हो जाएगा यहां के NH के साथ, एंड दिस बिकम्स द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ अस्पार्टेम। अस्पार्टेम का यही स्ट्रक्चर यहां से भी तुम वेरीफाई कर पाओगे। सो ये COOH का ग्रुप है। इट बिगिंस इन अवर स्ट्रक्चर फ्रॉम योर COOH फॉलोड बाय CH2, CH के ऊपर NH2, यहां पर भी वही है, CH2 फॉलोड बाय CH के ऊपर NH2 followed by C double bond O NH. So you have the C double bond O NH part that will further be followed by CH. CH के ऊपर एक CH2 और बेंजीन रिंग आएगा, so followed by CH, CH के ऊपर CH2 और बेंजीन रिंग, and then you have the methyl ester part, that is C double bond O CH3, sorry OOCH3. So C double bond O and OCH3. So that's the entire structure of aspartame. ऐसे याद रखने में अगर प्रॉब्लम आता है तो ऐसे भी याद रख पाओगे, बट यहां पर भी तुम्हें अल्फा अमीनो एसिड्स, अस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनाइन का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। इसका डिस्कशन हमने किया था इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एंड ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स, एंड प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद रखना। फिनाइल एलेनाइन का मिथाइल एस्टर हमें यूज करना पड़ेगा, and both of them put together will form the final structure of aspartame. Aspartame is 100 times sweeter than normal cane sugar. Cane sugar का main component sucrose रहता है. Sucrose is the sugar that we are consuming. Sucrose से 100 times sweeter रहता है aspartame. Aspartame के कुछ properties मैंने लिख के रखे हैं. Aspartame is unstable at cooking temperatures. And because of that the usage of aspartame is limited to cold foods and soft drinks. Soft drinks and cold foods में जो artificial sugar use होता है, that is aspartame. It is 100 times sweeter than normal cane sugar and it is unstable at cooking temperature. Structure भी याद रखना and बढ़ो आगे. The second artificial sweetening agent is saccharin. The first artificial sweetening agent ever discovered was saccharin only. इसका दूसरा नाम है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड और सैकरिन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, यू हैव अ बेंजीन रिंग फॉलोड बाय C डबल बॉन्ड O, इसके ऑर्थो पे SO2 का ग्रुप आएगा, विच इज वाई ऑर्थोसल्फो एंड बेंजीमाइड इज द फर्दर नेम। ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे by an NH linkage. So ये स्ट्रक्चर आएगा सैकरिन का। सैकरिन का दूसरा नाम ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड and it is 550 times sweeter than ordinary sugar. The next artificial sugar is sucralose. सुक्रोज का ही स्ट्रक्चर है। सुक्रोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसी स्ट्रक्चर में अगर OH ग्रुप्स को हम रिप्लेस कर देंगे विद क्लोरीन ग्रुप्स, हमें 3 OH ग्रुप्स को रिप्लेस करना होगा विद 3 क्लोरीन एटम्स। सो एक क्लोरीन एटम यहां पर रिप्लेसमेंट करके आया, इस कार्बन के ऊपर एक OH का ग्रुप था, OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया विद क्लोरीन। एक OH यहां पर भी था, ये CH2OH था इन द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। OH के जगह पे क्लोरीन आ गया और यहां पर भी CH2OH का ही ग्रुप था, यहां पर भी OH को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ। सो वी आर रिप्लेसिंग 1 OH of glucose part with chlorine and 2 OH of the sucrose part with chlorine. Basically sucrose के स्ट्रक्चर में OH के 3 ग्रुप्स का रिप्लेसमेंट किया विद 3 क्लोरीन एटम्स to obtain the structure of sucralose. Sucralose is 600 times sweeter than ordinary sugar. It is stable at cooking temperature and it does not provide calories also. The fourth sugar is allicin. Allicin is 2000 times sweeter than ordinary sugar, and because of such a high sweetness, it is very difficult to control sweetness using allicin. So we discussed a total of 4 artificial sweetening agents. सारा डिस्कशन एज इट इज याद रखना
एंड बढ़ो आगे विद द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स के कॉमन एग्जांपल्स आर टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, pH will represent a benzene ring, COO minus Na plus, it is sodium salt of benzoic acid, that is sodium benzoate. Sodium benzoate is metabolized in the human body. Sodium benzoate human body में metabolize होता है. It is harmful to the human body, so its use is limited. It should be used in limited quantities. Salts of sorbic acid and propanoic acid are also examples of food preservatives. फूड प्रेजर्वेटिव्स में एक कैटेगरी होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। अगर ऑक्सीजन आके फूड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फूड को स्पॉइल करेगा। तो जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, वी वांट ऑक्सीजन नॉट टू रिएक्ट विद द फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट करेंगे and they will prevent the interaction, they will prevent the reaction of oxygen with the food, and that is how antioxidants will perform their work. So antioxidants के दो examples BHA and BHT. BHA का full form is butylated hydroxyanisole and BHT is butylated hydroxytoluene. इनके structures देख लो। पहले BHA का structure draw कर लेंगे। butylated hydroxyanisole, anisole मतलब OCH3 आएगा and hydroxy मतलब OH आएगा. So there is OH and there is OCH3. butylated मतलब ऑर्थो पोजिशन पर एक आइसोब्यूटाइल का ग्रुप आएगा. So at the ortho position we have a carbon atom here, then 3 methyl groups over here. This forms the butyl part. This entirely forms the butyl part. So butylated hydroxyanisole का ये वाला स्ट्रक्चर आएगा. And the next one was butylated hydroxytoluene. हाइड्रोक्सी मतलब OH का ग्रुप आएगा, टोल्यूइन मतलब CH3 का ग्रुप आएगा, एंड ब्यूटिलेटेड मतलब यही वाला पार्ट. BHT के केस में ये पार्ट दोनों ऑर्थो पोजिशंस पर आएगा. सो दिस बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ BHT. तो ये BHA BHT के स्ट्रक्चर्स याद रखना एंड इनके फुल फॉर्म्स याद रखना. BHA is butylated hydroxyanisole, BHT is butylated hydroxytoluene. Both of these are examples of antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट करेगा एंड इट विल प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग अटैक्ड बाय ऑक्सीजन. बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेपोनिफिकेशन. सेपोनिफिकेशन इज द रिएक्शन फॉर मेकिंग ऑफ सोप. वी टेक एन एस्टर. एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे. एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके हमें हमेशा अल्कोहल मिलता है और जो फैटी एसिड रहेगा उसका सोडियम सॉल्ट मिलता है. यहाँ पर फैटी एसिड यूज करेंगे, बट इन जनरल एस्टर में जो भी एसिड कंपोनेंट रहेगा उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके, एंड द सेकेंड पार्ट विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. यहाँ पर जो एस्टर हमें लेना है दैट इज ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड. ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. दिस इज द ग्लिसरॉल पार्ट, CH2O, CHO, CH2O, and followed by the stearic acid part. Stearic acid is C17H35COOH. इसका जो पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है that is C17H35C double bond O. The part is present, that part is present 3 times in the entire molecule, and इसका हमें करना है alkaline hydrolysis. So alkaline hydrolysis करके stearic acid का जो पार्ट है वो करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा. सो सोडियम स्टीयरेट इज ऑब्टेन्ड एंड 3 मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड बिकॉज यहाँ पर ऐसे 3 ग्रुप्स प्रेजेंट थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में. सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम स्टीयरेट आर ऑब्टेन्ड. सोडियम स्टीयरेट इज द वेरी थिंग वी आर यूजिंग एज सोप, एंड द अदर पार्ट फॉर्म्स द अल्कोहल. ये पार्ट अपना करस्पॉन्डिंग अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल फॉर्म करेगा. ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन दे मीन वन एंड द सेम थिंग. तो ये तुम्हारा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. Saponification, once again, it means alkaline hydrolysis of glyceryl ester of any fatty acid. Here I have taken stearic acid. Alkaline hydrolysis करके ये वाला पार्ट अपना corresponding alcohol form करेगा which is glycerol, also called glycerine, and this part forms the corresponding sodium salt of carboxylic acid, which means this part forms sodium stearate which we can use as soap. Sodium soaps are hard. They are used for washing purposes. Hard means they are hard on the skin, and on the skin potassium soaps are soft. So potassium soaps
are used for bathing purposes. Two more examples of soaps are sodium palmitate. Sodium palmitate का structure रहेगा C15 H31 COO minus Na plus. It is sodium salt of palmitic acid. Palmitic acid मतलब यही structure. C15 H31 COOH. H हटा के अगर Na आ जाएगा then it becomes sodium palmitate. This is an example of soap. Another example of soap is sodium oleate. Sodium oleate का formula C17 H33 COO minus Na plus. It is sodium salt of oleic acid. So oleic acid बनेगा C17 H33 COOH. अगर नोटिस करोगे तो यहां पर दो हाइड्रोजन एटम्स कम है कंपेयर टू अ नॉर्मल अल्केन. अल्केन का फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2. अगर एक H को रिप्लेस कर दोगे विथ एनी अदर ग्रुप तो CnH2n+1 के बाद X आएगा. H2n+1. अगर इस फॉर्मूला में ये N को 17 डालोगे तो C17 के साथ H होना चाहिए था 35. 2n+1 में N को 17 डाला, सो H 35 होना चाहिए था बट 33 है, इंडिकेटिंग कि इस वाले स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड आएगा. तो सोडियम ओलिएट में जो डबल बॉन्ड रहेगा दैट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द 9th एंड द 10th कार्बन एटम. व्हेन यू काउंट द 9th और द 10th कार्बन एटम, you should know that the carbon atom of COONA, ये कार्बन एटम तुम्हारा फर्स्ट कार्बन एटम है. इसके बाद जो CH2 आएगा दैट इज द सेकेंड कार्बन. ऐसे काउंट करते करते 9th और 10th कार्बन जो रहेगा इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ओलिएट, और यू कैन इवन से ओलिक एसिड. ओलिक एसिड में यहां पर H आएगा और Na प्लस आ गया तो इसे कहेंगे सोडियम ओलिएट. दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मूला. एंड ये भी दो एग्जांपल्स याद रखना है. These are two examples of soaps. बढ़ो आगे. सोप्स हार्ड वाटर में वर्क नहीं करेंगे. हार्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे. हार्ड वाटर विल कंटेन Ca2+ एंड Mg2+ आयंस. एंड इन आयंस का प्रॉब्लम है कि जब भी वाटर में सोप डालोगे, वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम स्टीयरेट. सोडियम स्टीयरेट के दो मॉलिक्यूल्स एक Ca2+ के साथ रिएक्ट करेंगे. इट फॉर्म्स calcium stearate. Calcium stearate will deposit as a scum. Scum is a sticky mass. ये sticky mass कपड़ों के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, बाल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. If it deposits on the hair or the clothes, it spoils the quality of hair and clothes. So इसलिए हार्ड वाटर, रादर सोप को अगर हार्ड वाटर में यूज करेंगे तो सोप हार्ड वाटर में कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके इस तरीके का स्कम फॉर्म करेंगे. एंड स्कम का डिपोजिशन हेयर या क्लोथ्स पे हो जाएगा तो हेयर एंड क्लोथ्स का क्वालिटी बिगड़ जाएगा. इसलिए सोप्स को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते. Ca2+ एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड Na+ पानी में रिलीज किया जाएगा. सो दैट्स अबाउट द फैक्ट व्हाई सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर. इसका सोल्यूशन है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वही क्लीनिंग का काम करेंगे बट दे विल वर्क बोथ इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स तीन टाइप के रहेंगे, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक. तीनों के एग्जांपल्स देख लो. व्हेन दे से एनायनिक डिटर्जेंट, ये एनायनिक डिटर्जेंट का एक एग्जांपल, इसमें जो लॉन्ग चेन पार्ट रहेगा, लॉन्ग चेन पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया इसलिए एनायनिक डिटर्जेंट कहा. वैसे कैटायनिक डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है सोडियम लॉराइल सल्फेट. इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट. अब इसका जो रिएक्शन है वो देख लो. लॉराइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. देयर आर 12 कार्बन एटम्स. सो CH3 CH2 10 टाइम्स CH2OH, दैट इज लॉराइल अल्कोहल. उसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है तो H निकल जाएगा. H2SO4 को समझो एज HO एंड देन SO3H. ये H और ये OH वाटर बन के बाहर आएगा. एंड जो SO3H यहां पर बचा था, ये जो SO3H बचा था दैट विल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. सो यू गेट द होल स्ट्रक्चर CH2O के बाद SO3H, द होल स्ट्रक्चर O के बाद SO3H. यहां पर एक CH2 भी आएगा, ये मेरा मिस्टेक है बिकॉज देर इज अ CH2 हियर. सो देर विल बी अ CH2 एंड देन देर विल बी O, दिस ऑक्सीजन कनेक्टेड विद SO3H. So yeah, that is loryl hydrogen sulfate. जो बाहर निकाला that was water, because ये H और OH combine होके बाहर निकला था as water, so minus H2O भी आएगा. Loryl alcohol reacting with sulfuric acid
forming loryl hydrogen sulfate. This has to further react with NaOH. Na plus आके इस H को replace करेगा, so we get SO3 minus and Na plus. The structure will be CH3 followed by CH2 10 times, followed by CH2 which appears here, and then OSO3H has become OSO3 minus Na plus. ये जो H आया that will get combined with OH forming H2O, तो plus H2O भी आएगा to balance the entire reaction, and this compound you got is sodium lauryl sulfate. That sodium lauryl sulfate becomes an example of anionic detergent. Anionic detergents useful रहता है for household work. Any household washing work इसके लिए anionic detergents use होंगे, and they are also used in toothpastes. It's a very weird or a very specific application, but ये याद रखना anionic detergents are used for household cleaning purposes, and they are also used in toothpastes. बढ़ो आगे. Cationic detergents. Cationic detergent में जो long chain part रहेगा इसके ऊपर charge positive आएगा. An example of cationic detergent is cetyl, trimethyl, ammonium bromide. So ammonium आ गया तो बीच में एक N आएगा. Trimethyl तो N के ऊपर CH3 के 3 ग्रुप्स आ गए. And cetyl part ऐसा रहता है. Cetyl part, remember it has 16 carbon atoms. So these 16 carbon atoms are present over here. CH2 15 times terminated by CH3. ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया cetyl ट्राइमिथाइल अमोनियम का. N ने 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए. इसका मतलब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज रहेगा बिकॉज वन आउट ऑफ दीज इज गोइंग टू बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दैट प्लस चार्ज विल बी सराउंडेड बाय Br माइनस, एंड दैट फिनिशेस द पार्ट ऑफ ब्रोमाइड. So cetyl trimethyl ammonium bromide is an example of cationic detergent. Structure इस तरीके का रहेगा. Cationic detergents are expensive, इसलिए इनका यूज काफी लिमिटेड रहता है. They have germicidal properties. Germicidal मतलब germs को किल करने के properties रहते हैं in cationic detergents, and a major application of cationic detergents is in hair conditioners. बढ़ो आगे. The third type of detergents are non-ionic detergents. To make a non-ionic detergent, we take stearic acid. This is only one of the examples. We take stearic acid. ये part अगर थोड़ा देखोगे, it is C17H35. C17H35 COOH is stearic acid. उसमें हमें ऐड करना होगा polyethylene glycol. Ethylene glycol is CH2, CH2OH, and there is an OH group on this carbon also. So this forms its own polymer, and that is polyethylene glycol. Structure ऐसा रहेगा. So यहाँ से तुम एक H निकाल दो इस तरफ, sorry H नहीं, OH निकाल दो इस तरफ, फिर आएगा ये वाला पूरा रिपीटिंग यूनिट, that is CH2 CH2O n times. अगर यहीं पर डायरेक्ट H लिख लेते तो भी चलता, बट एक और रिपीटिंग यूनिट हमने लिख लिया है. It is the way it is written. I mean I have written it the way it is written in NCERT. So yeah, यहाँ पर एक H लिख लोगे तब भी ठीक है, और ऐसे नहीं किया और यहां पर लिखा CH2 CH2OH तब भी ठीक है. सो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ गया पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का. इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप एंड OH का ग्रुप फ्रॉम द अल्कोहल, दे विल रिएक्ट एलिमिनेटिंग वाटर इन दिस मैनर. वाटर निकालते टाइम OH हमेशा एसिड का ही आएगा और H हमेशा अल्कोहल का ही आएगा. ये रूल है. अगर एसिड का H और अल्कोहल का OH लिया तो ये गलत रहेगा. So yeah, OH comes from the acid, H comes from the alcohol, and H2O liberate हो जाएगा. So यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट आएगा plus H2O. The combination happens of both the molecules, and you get C17H35 at the beginning, followed by C double bond O from here, and इस ऑक्सीजन से स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. So O के बाद ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा. In soaps you always have a hydrophilic and a hydrophobic part. ये एनायनिक डिटर्जेंट में भी देख लो, ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये तुम्हारा हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब द पार्ट विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड विच इज सोल्यूबल इन ऑयल्स. तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यहाँ पर. और ये जो पोलर पार्ट है, द पोलर पार्ट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट. It is always the long chain carbon atom part which is the hydrophobic part, because ये जो कार्बन एटम वाला पार्ट है वो वाटर रिपेलेंट रहता है, इट इज insoluble in water. So hydrophobic part is always the long chain hydrocarbon part, and hydrophilic part is the polar part, the part which has charge separation. यहाँ पर भी ये वाला पार्ट तुम्हारा पोलर पार्ट बन जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड दिस पार्ट
द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। यहां पर ये वाला जो पार्ट है दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, वेरस पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पूरा का पूरा तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट आएगा। दिस इज अबाउट नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स एंड दे आर मेनली यूज्ड इन लिक्विड डिश वॉशिंग। लिक्विड डिश वॉशिंग में जो डिटर्जेंट्स यूज होते हैं दे आर ऑफ द नॉन आयोनिक डिटर्जेंट कैटेगरी। डिटर्जेंट्स के एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में ये कुछ कमेंट है। अगर डिटर्जेंट्स में ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा, डिटर्जेंट स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा तो उसका डिग्रेडेशन स्लो रहेगा। सिमिलरली लेस ब्रांचिंग रहेगा तो इनका डिग्रेडेशन क्विक रहेगा। सो ब्रांचिंग के ऊपर डिग्रेडेशन का रेट बेस्ड रहेगा। मोर द ब्रांचिंग स्लोअर द डिग्रेडेशन एंड लेस द ब्रांचिंग क्विकर द डिग्रेडेशन। If there are completely unbranched chains in the detergent that you are using, they will be biodegraded more easily. ये सारे डिटर्जेंट्स इनका बायोडिग्रेडेबिलिटी हाई होना जरूरी है, बिकॉज यूज के बाद इन सारे डिटर्जेंट्स को एंड जो भी वेस्ट मिक्सचर रहेगा इसे रिलीज किया जाता है इनटू द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में जो बैक्टीरिया रहेंगे, मतलब नेचर में जो बैक्टीरिया रहते हैं वही डिकम्पोज करेंगे इन डिटर्जेंट्स को। सो द डिटर्जेंट्स हैव टू बी बायोडिग्रेडेबल। एंड वही बात जो हमने अभी किया, ब्रांचिंग अगर ज्यादा रहेगा तो ये डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगा, कम ब्रांचिंग रहेगा तो डिग्रेडेशन क्विकर रहेगा, एंड इफ इट इज कंप्लीटली अनब्रांच्ड देन डिग्रेडेशन विल बी द क्विकेस्ट। द लीस्ट पोल्यूशन विल बी देयर इफ यू आर यूजिंग अनब्रांच्ड चेन्स। तो ये एक पॉइंट रहता है डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में कि ब्रांचिंग हो सके उतना कम रखना है, बिकॉज ब्रांचिंग अगर ज्यादा रहेगा तो बायोडिग्रेडेबिलिटी कम रहेगा, the degradation of the detergent will be slower and it will lead to more pollution. So yeah, that's it about detergents and soaps and everything. And with that I am done with discussing everything that I wanted to discuss in this video. I would highly recommend NCERT एक बार अपने आप पढ़ना, नोट्स भी बनाना। सिर्फ वीडियो देख के फिनिश कर लिया ऐसा मत करना, रिटन प्रैक्टिस रहेगा तो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। एनसीईआरटी के एंड में एक एक्सरसाइज भी दिया रहेगा, इस एक्सरसाइज को भी एक बार सॉल्व करना। फर्स्ट हैंड अटेम्प्ट अपने आप करना, ट्राई आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। यू विल कम टू नो कि चैप्टर रीड करके नोट्स बना के तुमने सीखा कितना है, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज विच आर द एरियाज वेर यू नीड मोर इंप्रूवमेंट। तो एक बार एक्सरसाइज अपने आप अटेम्प्ट करना एज अ टेस्ट ओनली। लेटर ऑन जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं उनका आंसर्स तुम देख पाओगे। The answers will be readily available on the internet also and any other source if at all you are using it. So yeah, do read the NCERT, make notes, written practice करना for remembering things for a longer time, exercise का solving भी करना for a better practice, and this should ensure a complete all-round preparation of this chapter for your entrance exams. बाकी chapters में भी ये approach use करना, it ensures that you are prepared in a better way for your exams. And yeah, with that, I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.